गुड इवनिंग बच्चों। मेरी आवाज आ रही है बेटा सबके पास? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आप सब लोग जो हैं अपने माइक ऑफ रखेंगे। गुड इवनिंग। अपने माइक साउंड नहीं आ रही है। साउंड नहीं आ रही मेरी? क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। सब बच्चे अपने माइक्स ऑफ रखेंगे। जब किसी को पूछना होगा हैंड रेज करेंगे और फिर मैं आपको कहूंगा अनम्यूट करने के लिए, तभी बोलेंगे बेटा, अदरवाइज बहुत क्योस हो जाता है। ओके सर। ये बताओ, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं सर। नो सर। नो सर। सर एक बार इंडेक्शन दोबारा समझा देना। फिर सुन लो, फटाफट सुन लो, उसको भी समझ ले बेटा। आवाज आ रही है सर अब। देखो बच्चा कह रहे हैं इंडक्शन के बारे में समझ ले बेटा। अगर एक चार्ज बॉडी हमें दे रखी है, उसके पास में एक अनचार्ज कंडक्टर लेकर जाता हूं, तो उसमें चार्जेस इंड्यूस होते हैं। इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ नेगेटिव और अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है सेम क्वांटिटी के। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज जो दूसरी साइड में इंड्यूस हुआ था, ये अर्थ में चला जाता है और इस बॉडी पे रह जाता है नेट नेगेटिव चार्ज। लेकिन इस बॉडी को हटाने से पहले हमें पहले ये अर्थिंग हटानी पड़ती है। अर्थिंग हटाने के बाद अगर मैं इस बॉडी को यहां से रिमूव कर दूं, तो ये सारा नेगेटिव चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, जिसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन मैंने कहा था कि इसमें कंडक्शन भी यूज होता है, ध्यान रखना है। क्या क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर, क्लियर है। कंडक्शन के बिना चार्ज ही नहीं होगा। बिल्कुल, जब तक चार्ज फ्लो नहीं कराएंगे तो इसमें नेट चार्ज कैसे होगा? यस सर। एक क्वेश्चन था सर। बोल बेटा। सर लाइक आपने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर दो लाइक चार्ज बॉडी है तो उनमें भी जो चार्ज है वो हो जाता है इंड्यूस। तो फिर सर इसमें ये मेरा एक क्वेश्चन था, दो कैसी बॉडीज है? दो कैसी बॉडीज हैं? दो लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज है। सेम चार्ज है, हाँ। तो फिर सर मेरा इसमें क्वेश्चन था कि अगर दो लाइक चार्ज बॉडी है तो उनमें अगर इंडक्शन होता है एंड एक बॉडी को हम अर्जिंग कर देते हैं किसी एक बॉडी पे, तो उसके बाद क्या होगा, मुझे ये पूछना था। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी और दूसरी भी पॉजिटिव चार्ज ही मान लूं। हाँ जी सर। दोनों को पॉजिटिव चार्ज माना, पास में लेके आए, या पॉजिटिव रिपेल होगा तो कुछ ऐसा होगा। और यहां पे हो सकता है नेगेटिव आ जाए या हो सकता है पॉजिटिव कम हो, दोनों केसेस पॉसिबल हैं। और यहां पीछे की तरफ पॉजिटिव ज्यादा होगा। अब आप कह रहे हो कि एक को अर्थिंग कर दी। यस सर। अर्थिंग कर दी तो अब अर्थ करने का मतलब जो होता है, ये होता है कि उसका पोटेंशियल जीरो करना, जो हम आगे सीखेंगे। इस बॉडी का पोटेंशियल जीरो होने के लिए जितना चार्ज इस पर चाहिए एग्जैक्टली उतना रुकेगा, बाकी अर्थ में चला जाएगा, या हो सकता है कि अर्थ से इसमें आ जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। लेकिन वो कितना चार्ज आएगा या कितना जाएगा, ये सब पता चलेगा पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद, उससे पहले नहीं। तो फिर से जो ये दूसरी बॉडी है वो न्यूट्रल भी हो सकती है ना, मतलब हमें पता नहीं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है ना कि न्यूट्रल हो जाए। अगर ये बॉडी पास पड़ी है तो दूसरी बॉडी कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं होगी, कंफर्म नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। इस पे कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन आपको पोटेंशियल में मिलेगा बेटा। अभी आगे की बातें अगर हम करेंगे तो और कंफ्यूजन होगा। अभी सिंपल सा फंडा ध्यान रखना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बस कि चार्ज कैसे करना है किसी बॉडी को, अब कितना चार्ज आएगा, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। अभी मैं आपको वो कॉन्सेप्ट दे दूं, पोटेंशियल नहीं पता क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं कैसे यूज कर रहा हूं, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, इन सब में बहुत टाइम है अभी नहीं बेटा। ठीक है सर।
सर एक बार फील्ड एमिशन बता दीजिए। क्या बेटा? फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में आपको मैंने बताया था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ ज्यादा हमारी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। फील्ड एमिशन में अगर किसी मटेरियल पर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, किसी मटेरियल पर अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। चार्जिंग करने से मास और सर उसका वर्क फंक्शन पे क्या डिफरेंस, मतलब क्या अर्थिंग करने का अभी सिर्फ एक ही मतलब समझना है। अर्थिंग करने का मतलब है कि हम उस बॉडी का पोटेंशियल जीरो कर रहे हैं। नहीं, चार्जिंग करने से सर मास किस तरीके से बढ़ेगा या किस तरीके से कम होगा? ये तो लॉजिकली आप सोच सकते हो। मान लो एक बॉडी आपके पास है जो न्यूट्रल है, इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट, आज हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वैसे अगर मुझे इसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा सर रिमूवल ऑफ निकालोगे। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास चाहे बहुत कम है, लेकिन मास तो है। अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इसका मास पहले से कम नहीं हो जाएगा? यस सर। यानी कि जब भी हाँ, कि एटम का मास कंसीडर करते हैं उसमें तो हम सर न्यूक्लियॉन्स का मास मतलब कंसीडरेशन में लाते हैं ना? बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूं एक एटम, एक मटेरियल में से आपने 5 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, क्या अभी भी मास नेगलेक्ट कर दोगे? तो सर क्योंकि मास मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना सर, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है। भाई अगर कंपैरिजन करने के लिए कहा गया है, मैं कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन भी निकाला है और कंपैरिजन करने के लिए कहा गया है, तो मैं कह सकता हूं कि मास पहले से तो कम हो गया है, चाहे जरा सा कम हुआ है। 9.1 × 10⁻31 kg, कोई दिक्कत नहीं, इतना कम है, लेकिन कम तो हुआ। अगर मेरे से पूछा जाए कि कम हुआ नहीं हुआ, तो हुआ है, चाहे बहुत कम हुआ है। अब मुझे वो नेग्लेक्ट करना नहीं करना, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर? सर और सर वर्क फंक्शन का क्या मतलब क्या असर पड़ेगा? वर्क फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो ये बताओ वर्क फंक्शन होता क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, वही होता है टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी। बिल्कुल, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके उसके बाहर निकाल देना। तो इसमें वर्क फंक्शन कहां से आया? अगर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो वर्क फंक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? सर ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? इसमें हाँ बताऊंगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ लें पहले हम। ओके सर। ये वर्क फंक्शन का पूरा टॉपिक आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में। जो चार्ज, अगर सिस्टम में चार्ज है, मतलब किसी भी तरीके का चार्ज है, तो फिर सर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि उसमें वो जो चार्ज है वो एक्सेस में या शॉर्टेज में है? कैसे पता लगाएंगे? कुछ दे रखा है कुछ आपके पास? डीपीपी में दिया हुआ था कि एक कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है 14.4 × 10⁻19 कूलम्स का। 14.4 × 10⁻19 कूलम्स का चार्ज दे रखा है पॉजिटिव। ठीक है। तो हमसे ये पूछा है कि इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में है या शॉर्टेज में है? ये करेंगे आज, ये शायद टॉपिक कभी डिवाइड करके करा था हम। सर मैं डिवाइड कर लिया था, 9 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस आए, शॉर्ट आए थे। देख बेटा, शॉर्ट आए थे। पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होंगे। ये सर होंगे। इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज आता है। अब इतने चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, उसको 1.6 × 10⁻19 कूलम से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये सर 9 है। यस सर। ठीक है, चलो आज हम कुछ पढ़ लेते हैं पहले, फिर आपके डाउट्स लेंगे एंड में थोड़ा सा। ठीक, हमने कुछ चीजें लास्ट क्लास में पढ़ी थी सर। हाँ बेटा। सर ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी में किस नेम से दे रखा है सर? उसमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पहला चैप्टर, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। इसमें सर ये टॉपिक्स नहीं मिल रहे थे बेटा, हर चीज एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। एक्चुअल में हम सिर्फ स्कूल लेवल की बात, बोर्ड लेवल की बात नहीं कर रहे, हमें कॉम्पिटिशन लेवल की बात भी करनी है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए।
यस सर। हर चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी इससे। चलो अब पढ़ लें। लास्ट क्लास है बेटा। नेगेटिव। अभी तो मैंने पूछा ही था। शांत सर ब्लू फ्लैशेस क्या होता है सर? ब्लू फ्लैशेस। ब्लू फ्लैशेस। ब्लू क्लासेस। फ्लैशेस फ्लैशेस FLASHES। फ्लैशेस। ब्लू फ्लैशेस कहां पढ़ा आपने ये टॉपिक, ये नाम? सर सर ब्लू लिखा हुआ है, ब्लू फ्लैशेस फ्रॉम अ विंटर ग्रीन लाइफ सेफर। का ये कौन से टॉपिक का आ गया, कहाँ का आ गया ये? कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बाद दिया हुआ था सर ये। एनसीईआरटी में? नो सर एनसीईआरटी नहीं है, दूसरा बुक है सर। कुछ ऐसी कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है। ओके सर। डिस्कस करेंगे इसको फिर। मैंने भी नहीं पढ़ा कभी इसको, ब्लू फ्लैशेस। हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने कुछ बात की थी बेटा। चार्ज का ओरिजिन क्या है, किसी बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके 6 डिफरेंट प्रोसेस पढ़े थे, जैसे पहले 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी 3 मैंने कहा था सिर्फ आइडिया होना चाहिए। उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले इसका जवाब, मेरे को एक जवाब मिला भी था, किसने कहा था, क्या आंसर बताया था इसका? होगा सर। डी होगा, डी। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। सर बी एंड सी सर। और मैं अजय, कई बच्चों ने अपने सर ये कैमरे, डीपीपी का क्वेश्चन। हाँ डीपीपी का हो सकता है बिल्कुल। कई बच्चों ने अपने कैमरे ऑफ कर रखे हैं, जो ऑन करने तो बेटर है बेटा। चलो, ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट्स अ बॉडी बी, देन चार्ज ऑन बॉडी बी मे बी बी एंड सी नेगेटिव और जीरो। बिल्कुल सही है बेटा। हमने पढ़ा था कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, और यह भी पढ़ा था कि एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? नो सर ये सिंगल करेक्ट होता तो? सिंगल करेक्ट कैसे होता जब 2 ऑप्शन ठीक है तो? सर कांट से नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं, इधर नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकते हैं ऑप्शन। हाँ, अगर सॉरी जेई मेंस में आता और कहते हैं कि एक ही चूज करना है, तो फिर बेस्ट ऑप्शन मैं डी चूज करता। अगर यहां पे लिखा होता नेगेटिव ओनली, जीरो ओनली, तो मैं कहता कि गलत है। लेकिन ओनली वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो मैं दोनों ऑप्शन चूज कर सकता हूं इसमें। नेक्स्ट देखो बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या ये भी डीपीपी में था? उम्मीद तो नहीं है। सर नहीं सर। नहीं सर। ध्यान से तसल्ली से पढ़ेंगे और आंसर सिर्फ चैट के थ्रू भेजेंगे, और जो क्लासरूम में बैठे हैं वो आंसर अपने पास रखेंगे। मैं एक एक करके पूछूंगा बेटा, फटाफट क्वेश्चन पढ़ लें और सॉल्व करें। और जो घर से अटेंड कर रहे हैं वो आंसर चैट पे भेजें मुझे बस। बोलेगा कोई नहीं। एक बच्चे का आंसर आया है मेरे पास अभी, और वो मुझे ठीक लग रहा है। और जब भी चैट पे भेजें तो डायरेक्ट मुझे ही भेजें बेटा। हर्षित बेटा गड़बड़ कर रहे हो। अटेम्प्ट सबने कर लिया, बहुत बढ़िया। कुछ के सही आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, अभी चेक करते हैं। कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, उनके मैसेज नहीं आ रहे। निकिता आपका मैसेज नहीं आया अब तक। शैरिल, तनीषा, पावनी, जल्दी। चैतन्य, बोलना नहीं है आंसर, सिर्फ चैट पे भेजना है। जल्दी बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, फास्ट।
अवनीत का आ गया, गुड। तन में गड़बड़ कर रहे हो, हर्षित ठीक है। बहुत टाइम दे दिया, अब हम डिस्कस करते हैं। पहले तो बताओ इंदिरापुरम सेंटर, क्या आंसर है? है बेटा? बी। अच्छा, बी सर। आगरा, आगरा, ऑप्शन आगरा, सी सर, आगरा ऑप्शन सी। सी। और इंदिरा कौन सा रह गया ये सेंटर? तीसरा रूम कौन सा है? फरीदाबाद। हाँ बोल बेटा। सर बी ऑप्शन। बी आंसर सही। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देखो भाई, 5 styrofoam balls A, B, C, D and E are used in the experiment. Several experiments are performed on the following observation are made. Ball A repels C and attracts B. A, C repel कर रहे हैं, मींस A और C में अपोजिट साइन होगा, अपोजिट चार्ज होंगे या सेम होंगे? सेम होंगे। सेम साइन। एल रिपेल कर रहे हैं तो सेम होंगे, और दोनों ही चार्ज बॉडी होंगी, ये कंफर्म, दोनों ही चार्ज बॉडी होंगी। अट्रैक्ट बी, बी के बारे में अभी नहीं पता। बॉल डी अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई। देखो डी का ई पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ये बात क्या कंफर्म कर रही है कि डी और ई दोनों ही न्यूट्रल है। अनचार्ज होने चाहिए, तभी हो सकता है। बीच में नहीं बोलेंगे बेटा। डी ई पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, कंफर्म है कि डी और ई जो होंगे दोनों अनचार्ज होंगे, तभी हो सकता है। क्योंकि एक बॉडी भी चार्ज होती और दूसरी अनचार्ज होती तो अट्रैक्शन होता, दोनों चार्ज होती तो अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो कंफर्म है कि डी और ई अनचार्ज हैं। तो डी और ई अनचार्ज तो सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहे हैं, मींस ऑप्शन सी और डी में से ही कोई होगा। ए और बी तो गलत हो गए, ए और बी तो गलत हो गए। अब हमें सिर्फ सी और डी में से चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पे वापस आए, बॉल ए रिपेल सी। जब सी में देखें, ए रिपेल सी बिल्कुल ठीक है, एंड अट्रैक्ट बी बिल्कुल ठीक है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है बी अट्रैक्ट्स डी, डी अट्रैक्ट्स बी, डी अट्रैक्ट्स बी बिल्कुल सही है, एंड नो इफेक्ट ऑन ई, ये तो हमने ले लिया। इन नेगेटिव चार्ज रोड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई, ए और ई दोनों को एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। सी ऑप्शन में वो भी ठीक आ रहा है, मीन सी ऑप्शन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। तीनों को देख सकते हो, तीनों को सी ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन फाइनल मिल रहा है हमें, ऑप्शन सी। अब डी गलत क्यों है उसे भी चेक कर लेते हैं। भाई ये तो दोनों जीरो थे, हमने चेक तो किया नहीं। डी में पहली स्टेटमेंट देखें, बॉल ए रिपेल सी, ए रिपेल सी ठीक है, एंड अट्रैक्ट्स बी ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड, बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, डी अट्रैक्ट्स बी ठीक है, एंड नो इफेक्ट ऑन ई, ये भी ठीक है। इन नेगेटिवली चार्ज रोड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई, ए को नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा, तो यहां पे गड़बड़ हो गई, तो इसलिए डी गलत हो गया। तो फाइनल ऑप्शन रह गया सी। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को रह गया है? नो सर। काफी बच्चों का एंड में आया आंसर ठीक आया है। निकिता का भी आया, आदित्य, धीरज, गुड, नीरव, बहुत बढ़िया। चलो अब तो बाद में भेजने का कोई मतलब नहीं, चलो सर मैंने पहले भेजा था। बहुत बढ़िया बेटा, गुड। देखो यहां पे दिखाने से कोई फायदा नहीं, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी नजर आएगी टेस्ट में। पढ़ने के बाद जो टेस्ट दोगे वहां समझ में आएगा कि कितना सीखा आपने। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन, फटाफट इसे ट्राई कर लो, हमें आगे का क्वेश्चन आज कवर करना है जल्दी से। आंसर सिर्फ चैट पे भेजने हैं। जिनके आंसर पहले लेट आए थे आप थोड़ा सा फास्ट करें। आदित्य बेटा बिल्कुल सही है, परफेक्ट। भवनी स्लो हो रहे हो।
शरीर आपके आंसर नहीं आ रहे। शरीर क्लास में है क्या? पावनी, हाँ आपका आंसर नहीं आया बेटा पिछले क्वेश्चन का भी मेरे पास। जैनेश गड़बड़ है, आशुतोष गड़बड़ है, आदित्य कुमार सही, अर्नव ठीक है। अब काफी बच्चों के सही आ रहे हैं, कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। जो गड़बड़ कर रहे हैं मैं उन्हीं का नाम बता देता हूं। सूर्यांश गड़बड़ है, प्रियांशु बेटा गड़बड़ कर रहे हो, बाकियों के आंसर ठीक लग रहे हैं अभी तक तो। ऋषभ जैन गड़बड़ है, पीयूष नहीं, नीरव नहीं। चलो बहुत टाइम दे दिया लेकिन मुझे कुछ आंसर नहीं मिले। शरीर क्या आंसर है? सर मैंने चार्ट में किया है। अरे निकल गया, इसका मतलब सही रहा होगा क्योंकि मैंने सिर्फ गलत वाले ही देखे हैं। ओके चैतन्य क्लास में है? सर सी। सी, चलो बढ़िया है, आंसर सी ही है। आंसर है सी। अब जिन्होंने सी नहीं लगाया था वो समझ ले, बहुत सिंपल सा लॉजिक था। 5 balls numbered 1 to 5 are suspended using separate threads pair. This is slow electrostatic attraction. Attraction तो समझ में नहीं आता, वो तो न्यूट्रल के साथ भी हो सकता है, अपोजिट चार्ज के साथ भी हो सकता है। पहले रिपल्शन पे आए। While pair this and this show repulsion means 2, 3 में सेम चार्ज होगा, रिपल्शन है, और 4, 5 में भी सेम होगा, लेकिन 4 इसके जैसा होगा या इसके जैसा पता नहीं, ठीक। लेकिन ऊपर जाएं तो 2 और 4 में अट्रैक्शन है। अच्छा ये तो क्लियर है कि 2, 3, 4, 5 ये चारों बॉडीज चार्ज बॉडी होंगी। रिपल्शन हो रहा है तो कंफर्म चार्ज बॉडी, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी, दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी, कैसा है पता नहीं। लेकिन 2, 3 में सेम पोलरिटी का चार्ज होगा, 4, 5 में सेम पोलरिटी का चार्ज होगा। हमें नहीं पता कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, ये नहीं पता। लेकिन 2 और 4 में अट्रैक्शन है और दोनों ही चार्ज बॉडी हैं। कंफर्म एक में पॉजिटिव तो दूसरे में नेगेटिव होगा, किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव पता नहीं। लेकिन अगर इन दोनों में मैं मान लेता हूं पॉजिटिव है तो इसका मतलब 4 और 5 में नेगेटिव होगा, 4 और 5 में नेगेटिव होगा। अगर इसमें पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव होगा, तभी ये अट्रैक्शन होगा, ठीक। अब देखो 1 और 2 अट्रैक्शन, 1 2 के साथ भी अट्रैक्ट हो रहा है, 1 4 के साथ भी अट्रैक्ट हो रहा है। मींस 1 पॉजिटिव चार्ज बॉडी के साथ भी अट्रैक्ट हो रहा है, 1 नेगेटिव चार्ज बॉडी के साथ भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 क्या होगा? न्यूट्रल। तो कंफर्म हो गया कि 1 जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल। क्लियर? यस सर क्लियर। क्लियर है। आप इसका उल्टा भी अज्यूम कर सकते थे कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पता नहीं क्या है। सर हम कुछ भी मान सकते हैं। बिल्कुल, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। आप ऐसा मान लो कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो भी तो 1 इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो 1 तो कंफर्म न्यूट्रल होगा। क्या ये बात क्लियर? यस सर, आगे यस सर। चलो जी, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की, जो अब तक पढ़ा है, और कुछ एक्स्ट्रा अच्छी चीजें जो अभी हम पढ़ चुके हैं लेकिन उसी से लिंक चीजें हैं, और कुछ नई चीजें भी मिलेंगी। देखिए बेटा, एक एक करके देखें। फर्स्ट, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, मींस चार्ज की कोई डायरेक्शन तो है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ। सेकंड, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ये हम कर भी चुके हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमने चार्ज को ट्रांसफर भी किया है, तो इन प्रॉपर्टीज में तो कोई दिक्कत नहीं। बढ़ता जाऊं आगे क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी। यस सर। ये तीसरा पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। भाई चार्ज एक्चुअली में किस पे मान रहे हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो बिना इलेक्ट्रॉन के या बिना प्रोटॉन के मैं किसी बॉडी में चार्ज एज्यूम कर सकता हूं, तो चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि कोई बॉडी चार्ज बॉडी है तो कंफर्म है कि उसमें मास तो होगा। हाँ, नेट मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज, लेकिन चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या ये बात क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना है।
चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट नेट चार्ज। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लें बेटा। कहीं का माइक ऑन है, ऑफ कर लें, नहीं तो मुझे ऑफ करवाना पड़ेगा फिर परमानेंट। निर्भय नाम इसका उसका। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा उसी के बारे में दे रखा है। सो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। ठीक है, अगर चार्ज है इसका मतलब मास तो होगा ही होगा। इन चार्जिंग द मास ऑफ द बॉडी चेंजेस, अभी हमने बात, किसी बच्चे ने पूछा भी था कि बॉडी चार्ज होती है तो उसका मास ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है या सेम रहता है, और ऐसे क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, कम आते हैं लेकिन आए हैं, और बहुत सिंपल फ्री के नंबर हैं, तो क्यों छोड़ें। कि अगर किसी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं तो उसका मास डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर किसी बॉडी को मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करता हूं तो उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। अपने पास नोट करते रहना ये पॉइंट सारे। यस सर। ठीक है बेटा, सर इसको बाद में लिख लेंगे क्या? स्लाइड वाले पॉइंट्स रह गए। हाँ सर हाँ। टाइम दे दो। वैसे तो साथ साथ नोट करना अच्छा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, छूट गया, स्पेस दे छोड़ दो, आप बाद में इसे कवर कर लेना। जब टाइम कम मिलता है सर, नोट तो कर रहे हैं सर, बट आप स्किप कोई बात नहीं, आपको नोट्स मिलेंगे तब कवर कर लेना इसको। लेकिन जो पॉइंट बोर्ड पे नहीं लिखे हुए मैं बोल रहा हूं वो आपकी कॉपी पे जरूर होने चाहिए। ऐसे पॉइंट्स जो बोर्ड पे नहीं है लेकिन मैं समझा रहा हूं वो पॉइंट जरूर नोट करने हैं, क्योंकि वो तो मिलेंगे नहीं, या तो पूरी रिकॉर्डिंग द्वारा देखनी पड़ेगी। किसी का माइक ऑन है, बंद करें, ये आदत डालें माइक बंद करने की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे बेस अभी एक क्वेश्चन भी मेरे से पूछा था किसी ने, वो चार्ज वाला कि कितने इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं या कितने एक्सेस में हैं, वही पॉइंट आ रहा है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इसका मतलब क्या है पहले समझ लें बेटा। मान लो मुझे एक बॉडी दे रखी है, अनचार्ज बॉडी दे रखी है, मुझे इसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा, या तो मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, या मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, या 5 निकाल लूंगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1.3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं? नो सर। या तो पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो पूरा निकलेगा या नहीं निकलेगा। सर फ्रैक्शन में ले सकते हो। फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे सर। बिल्कुल, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रैक्शन में तो निकलेंगे नहीं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें चार्ज कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज। यस सर। मैंने 2 निकाले तो इंटू 2 कर दूं, यस सर। इतना आ जाएगा। Yes, sir. अगर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन, बेटा ये थोड़ी सी प्रैक्टिस में रखो, माइक ऑन किया, बोला और हाथ के हाथ माइक ऑफ किया, बहुत डिस्टरबेंस आती है अदरवाइज। अगर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो चार्ज कितना आ जाएगा, इंटू 5 कर दूं, यानी कि एक बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में। भाई जैसे मैं इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा हूं इंटीजर में, वैसे इलेक्ट्रॉन दूंगा तो पूरा दूंगा, आधा इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, या 1/3 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता। तो इसका मतलब जो भी बॉडी पे चार्ज आएगा वो एक्चुअल में क्वांटम्स में आएगा, या निकलेगा तो क्वांटम्स में निकलेगा। क्वांटम मतलब पैकेट्स, और उस पैकेट का जो मिनिमम साइज है वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मींस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम चार्ज मैं किसी बॉडी को नहीं दे सकता, और जो चार्ज दे सकता हूं वो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि चार्जेस जो ट्रांसफर होगा या किसी बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना है तो उसमें जो नेट चार्ज आएगा वो क्वांटम्स, वो पैकेट्स में जाएगा, और उस पैकेट का मिनिमम साइज ये हो सकता है, या तो मैं एक पैकेट डाल दूं ये वाला, या मैं ऐसे 10 पैकेट दे दूं, या ऐसे 10 पैकेट निकाल लूं। ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं 2.78 पैकेट निकाल लूं, ये तो पॉसिबल नहीं है, पैकेट पूरा निकलेगा। यानी कि चार्जेस जो है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब समझ में आ रहा है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा
वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसको जनरलाइज करते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज अगर Q है तो वो हमेशा m इंटू ई के बराबर होगा, वेर ई हम सिंबल यूज करते हैं इस नंबर के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। m यहां पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर कोई आप तो z से रिप्रेजेंट करते हो। यस सर। यस ये बता रहा है चार्जेस का क्वांटाइज्ड नेचर, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी एक डीपीबी में आया भी था, किसी बच्चे ने पूछा था कि भाई इतना चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है या शॉर्ट है। सिंपली आपको n निकालना है, चार्ज आपको दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है तो n आराम से निकाल सकते हो। चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। क्लियर? यस सर। यस सर ऐसे क्वांटाइजेशन का मतलब तो फिक्स्ड ना है बेटा। सर जो वर्ड क्वांटाइजेशन है उसका मतलब तो सर मतलब कुछ फिक्स्ड वैल्यू ऐसा कुछ। क्वांटम का मतलब होता है पैकेट्स। अच्छा, यानी कि चार्ज जो जाएगा वो पैकेट्स में होगा, और पैकेट का मिनिमम साइज, या हम कहते हैं कि जो पैकेट का साइज है वो इतना होगा। ऐसा आप एक पैकेट दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 10 दे सकते हो, 1000 दे सकते हो। ऐसा नहीं कि पैकेट तोड़ के दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है। यस सर। यस सर। आप उसे शायद कंजर्व वर्ड से मिक्स कर रहे हो। क्वांटाइज और कंजर्व अलग चीजें हैं बेटा। हाँ सर, मैं एक्चुअली उसी में थोड़ा कंफ्यूज। यस। कोई कंफ्यूजन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लेकर? इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन फटाफट देखो जरा। Is it possible for a body to have a charge of 8 into 10⁻⁻20 coulomb? Yes, sir. यस सर। यस सर। चेक कर लो, चेक कर लो। नो सर। नो सर, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है सर। इंटीग्रल पहले सर 5 देखा। 10 की पावर -1 नहीं ले सकते। -18 है, -19 20 है। हाँ भाई, मिनिमम चार्ज तो इतना दे सकते हैं। अरे ये चार्ज तो इससे भी कम है, तो कैसे दे दोगे ये चार्ज? 1/2 ReL। आधा पैकेट। हाँ, इतना चार्ज देने के लिए तो आपको आधा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज देने के लिए आधा इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। आंसर है नो। क्या क्लियर सबको? यस यस सर। यस सर। सिंपली n अगर कैलकुलेट करो, 8 इंटू 10⁻⁻20 को डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आंसर हाफ आ रहा है। यस सर। हाफ इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता भाई, आंसर तो इंटीजर में आना चाहिए था। अगर इंटीजर में नहीं आ रहा, इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। अगर आंसर इंटीजर में नहीं आ रहा तो वो चार्ज देना किसी बॉडी को पॉसिबल नहीं है। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट देखें। चार्ज इज कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या? जो बाकी सराउंडिंग से हटकर है। मींस एक ऐसा सिस्टम जिससे कुछ मैटर बाहर नहीं जा सकता, बाहर से अंदर नहीं आ सकता। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। जैसे हमने काम किया भी है इसमें कि एक बॉडी को हमने 10 कूलम का चार्ज दिया, दूसरी बॉडी को 2 कूलम का चार्ज दिया। मैंने इसको एक सिस्टम मान लिया, यानी कि इस सिस्टम के बाहर से कुछ अंदर नहीं आएगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा, तो मैंने इसको आइसोलेट कर दिया। दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब क्या हुआ कि इस बॉडी ने कुछ चार्ज इसको दे दिया, तो इस पे चार्ज अब हो गया कुछ देर के बाद सपोज 5 कूलम का। इसने 5 कूलम का चार्ज दिया तो इस पे हो गया 7 कूलम। नेट चार्ज उतना ही रहेगा जितना पहले था। मींस चार्ज इज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। लॉजिकली ठीक भी है, कोई गलत नहीं है इसमें। यस सर। क्लियर है? चलें आगे। यस सर। लिखने का थोड़ा टाइम दे दो सर। अरे लिखने के लिए आपको शीट्स मिल जाएंगी ना, आप सिर्फ हेडिंग डालते जाओ बस। यस सर। हेडिंग डालते जाओ, आराम से हो जाएगा उससे बात नहीं। बाकी काम जो है आप कर सकते हो। लिखने का काम आराम से कर लो, वरना क्या होता है कि सिलेबस थोड़ा स्लो हो जाता है फिर। नेक्स्ट पे चले फिर। यस सर। यस सर। चार्ज इज इनवेरिएंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनवेरिएंट का मतलब यहां पे क्या है?
अगर मैं मास की बात करूं तो आपने कभी एक फॉर्मूला ऐसा पढ़ा होगा, m is equals to m naught upon under root of 1 minus v square by c square. कहीं ना कहीं तो ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा। Yes, sir. Yes, sir. इस m naught को हम कहते हैं रेस्ट मास, यानी कि बॉडी जब रेस्ट पे है तो उसका मास m naught किया, लेकिन अगर बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो जाती है, मींस v अगर c के कंपेरेबल है, मींस उसे मैं नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहा, तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। ये है मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी जिसका रेस्ट मास m नॉट था, v स्पीड पे उसका मास m हो जाता है। इसका तो मास जो है वो स्पीड के साथ चेंज होता है, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होता। चार्ज इज इनवेरिएंट, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर। फॉर्मूला लिखा है वो कहां से सर? ये फॉर्मूला रिलेटिविटी का है बेटा, आपके सिलेबस में तो ज्यादा नहीं है, तो इसे फॉर्मूला ध्यान रखना है। सर मास के बारे में एक बार और बता दीजिएगा अभी जो बोले। मास का मतलब ये है बेटा यहाँ पे कि यहाँ पर अगर मैं एक बॉडी लेता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे हाथ में ये पेन है, इसका कोई मास है 50 ग्राम मान लेते हैं, तो इसका मास जो 50 ग्राम लेके चल रहा हूं दैट इज अ रेस्ट मास। लेकिन अगर मैं इस पेन को किसी तरीके से एक स्पीड दे पाऊं, इतनी स्पीड कि वो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो, लाइट की स्पीड के बराबर तो नहीं हो सकती, उसके कंपेरेबल, उसकी 1/10 भी हो जाए, 1/50 भी हो जाए, तो भी मैं मान लूं, तो उसका मास जो है वो पहले से बढ़ जाता है। रिलेटिविटी थ्योरी है आइंस्टीन की, ये कभी इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाएगी अगर पर्टिकुलर कोर्स लेते हो कोई, तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी चार्ज के साथ नहीं है। चार्ज, किसी भी पार्टिकल का चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता, दैट इज इनवेरिएंट। क्या ये बात क्लियर? यस सर, ये फॉर्मूला नोट कर यस लें। सर, क्रिस्टल क्लियर। फॉर्मूला नोट कर लो, अच्छा है। इसकी जरूरत एक जगह और पड़ेगी आगे, साइक्लोट्रॉन में इसी फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन फॉर्मूला यूज शायद ही कहीं हो। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। है बेटा? जैसे स्पीड चेंज है बेटा, क्या कह रहे? स्पीड के साथ मास क्यों चेंज हो रहा है? यस सर। ये मैं भी नहीं बताऊंगा, फिर तो सारी वो थ्योरी में लग जाएंगे। पूरा एक सिलेबस 4 महीने का है सिर्फ इसी बात को समझाने के लिए। तुम क्यों लग रहे हो उस पे? अभी तो हमारा पहला टारगेट तो जेई है ना, पहले उसी को कर लें फिर पढ़ लेंगे। रिलेटिविटी थ्योरी है, अगर कभी टाइम मिले तो आप अभी तो टाइम निकालना भी मत इस काम के लिए। अपने इंजीनियरिंग के एग्जाम देने के बाद जब फ्री टाइम होगा तब इसके बारे में पढ़ लेना। रिलेटिविटी थ्योरी हेडिंग डाल लो बेशक, आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी है। तो मतलब जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होता है मास भी इंक्रीज होता है। बिल्कुल, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है मास भी बढ़ता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड कर दी, अच्छी खासी स्पीड होती है 100 मीटर पर सेकंड, लेकिन 100 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और c मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर नियरली 0 होगा। यस सर, नहीं यस सर। पता ही नहीं चलेगा। चेंज आना, चेंज का इफेक्ट तब नजर आएगा जब स्पीड अच्छी खासी हो जाएगी। भाई लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसके आसपास तो फटको 1% ही पहुंचो वहां तक, तभी तो डिफरेंस देख पाओगे, कुछ थोड़ा बहुत वो भी देख पाओगे। तो इतनी कम स्पीड पे तो हमें असर ही नहीं पता चलता कि कुछ हुआ भी था। लेकिन चार्ज में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता। यस पार्टिकल वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट तो मास यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। मास क्या? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर जो पार्टिकल वेलोसिटी है अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो मास तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। बिल्कुल इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन क्या किसी पार्टिकल को लाइट की स्पीड से फेंक सकते हो? नो सर, पॉसिबल आप लाइट की स्पीड अचीव ही नहीं कर सकते। ठीक है? यस सर, क्लियर। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के है बेटा। 1.6 × 10 तो सर वो वाला फॉर्मूला फोटॉन्स के लिए वैलिड नहीं होगा ना फिर तो? फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स है क्या? लाइट के पैकेट सर, पैकेट्स। लाइट के पैकेट है। फोटोन का क्या कोई मास लेके चलते हो? नो सर, एनर्जी पैकेट होता है। एनर्जी पैकेट होता है, उसमें मोमेंटम भी होता है, लेकिन फिर भी मास हम कंसिडर नहीं करते। कुछ अलग सी चीजें हैं जो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। अब आगे की चीजें पहले पूछ रहे हो तो गड़बड़ हो जाती है सारी। फोटोन के बारे में पढ़ोगे बेटा मॉडर्न फिजिक्स में,
मोमेंटम होता है, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, लेकिन मास ना के बराबर ना ही लेते हैं, उसको हम जीरो ही लेते हैं। सर जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है सर, तो उसमें क्या किया जाता है सर? उसमें भी तो इसी को यूज किया जाता है ना सर? उसमें तो पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है, मतलब बहुत हाई स्पीड से पे सर। किसमें? सर पार्टिकल एक्सेलरेटर में सर। हाँ तो सर वहां पे भी तो सर मास बढ़ जाता होगा सर। मतलब हाई इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है उसको सर। उसका नाम होता है साइक्लोट्रॉन। यस सर, सुपर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है साइक्लोट्रॉन। सुपर कोलाइडर सर, सुपर कोलाइडर। सुपर कोलाइडर, बिल्कुल। लेकिन उसमें इतनी स्पीड नहीं देते कि वो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो। वो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, कि एक्चुअल में न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या करना होता है कि हमें पार्टिकल्स को बम्बार्ड करना होता है किसी हाई एनर्जी के साथ। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि मैं प्रोटॉन को पकड़ूं या अल्फा पार्टिकल को पकड़ूं और ऐसे फेंक दूं। क्या कर सकता हूं ऐसा मैं? तो उसको एक्सलेट कराने के लिए, उसको एक हाई एनर्जी देने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, लेकिन उन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से भी जो उनको स्पीड दी जाती है वो लाइट की स्पीड नहीं पहुंचाती। हाँ, उसकी एनर्जी इतनी जरूर बना देती है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में वो हमें हेल्प कर दे, लाइट की स्पीड नहीं कर देते उसकी। और यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन को हम उनसे एक्सलेट नहीं करवा पाते। साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट नहीं करा पाते, अल्फा पार्टिकल को। हाँ, ये आगे पढ़ेंगे बेटा, अभी तो सिंपल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप खुद कर लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन आया है, जरा फटाफट इसे देख लो, इसके आंसर बताने हैं। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ए ऑप्शन, द चार्ज गेन्ड बाय द अनचार्ज बॉडी from a charged body due to conduction is equal to half of the total charge initially present। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नो सर। नो सर। हमेशा तो ठीक नहीं है, हमेशा तो ठीक नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ चार्ज। नो सर। अभी कहा था कि वो इनवेरिएंट है, तो कैसे कर दें? सी, charge cannot exist without matter, although matter can exist without charge। Yes sir, yes sir, yes sir। D, repulsion is the true test of electrification। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, सही है सर। C और D दोनों ऑप्शन ठीक आ रहे हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट आप बताएंगे चैट के थ्रू, अब मुझे जल्दी से मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। बोलो, भेजा है? कुछ के ठीक आ रहे हैं, कुछ के गड़बड़ आ रहे हैं। मोर देन वन में बी करेक्ट, सब ध्यान रखें, मोर देन वन में बी करेक्ट। सर ए और डी। ए और डी, अच्छा एक्चुअल में ये क्वेश्चन मैं अभी छोड़ देता हूं, मिस्ट्री है, ये आगे मिलेगा, क्योंकि यहां पर दो स्टेटमेंट ऐसी भी हैं जो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बी और सी। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट एंड टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। क्या ये ठीक है? सर एक पॉजिटिव सर पार्शियली देखा जाए तो सर अगर यूनिवर्स को रेफरेंस मानेंगे तो सर वहां पे चेंज नहीं ना होगा सर। आगे जाके कुछ ऐसा भी पढ़ोगे, कुछ ऐसे दो पार्टिकल्स मिलकर एक ऐसा पार्टिकल बना देते हैं जिसपे चार्ज नहीं होता। एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक ऐसा पार्टिकल बना सकते हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं है, तो फिर कह सकते हो। तो अभी ये कर गए तो फिर न्यूट्रल बन जाएगा। आवाज कट रही है। टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये तो कह सकता हूं मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। बी और सी अभी के लिए हम नहीं डिस्कस करेंगे, आगे मिलेंगी ये चीजें तब आपको क्लियर होगा। डी, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये भी उसी बात पे डिपेंड कर रही है। यस सर। यस सर, वो न्यूट्रल बन गई तो चार्ज पार्टिकल नहीं रह जाएगा। है बेटा, वो न्यूट्रल बन गए तो चार्ज पार्टिकल नहीं रह जाएंगे कांस्टेंट। चार्ज पार्टिकल एनसीईआरटी में दे रखा है न्यूट्रॉन। हाँ
क्या चीज? सर एनसीईआरटी में ये रखा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हो जाता है डिवाइड। हाँ, यही चीज तो आगे पढ़नी है। तो मैं सिंपल ये कहूं कि क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिवाइड हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो क्या बी सी डी में से कोई सही हो सकता है? नो सर। नो सर। यस सर। नो सर, तो सब गलत हो जाएंगे फिर। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, नहीं कह सकता कि नेगेटिव के साथ मिक्स होकर वापस न्यूट्रॉन बना सकता है। टोटल नेगेटिव चार्ज, ये भी नहीं कह सकता। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये भी नहीं कह सकता। एक पार्टिकल टूट के दो में बन गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव वाले एक्स्ट्रा आ गए। लेकिन यूनिवर्स का नेट चार्ज अगर मैं देखूं वो तो कांस्टेंट रहेगा। भाई पहले न्यूट्रल था, अब नेगेटिव और पॉजिटिव बन गए, नेट तो अभी भी जीरो। तो इसमें सही ऑप्शन जो आ रहा है वो सिर्फ ए ऑप्शन है। क्या ये बात क्लियर? सर लेकिन आपने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था ना सर, लेकिन आपने जो स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था ना कि जब हम लोग दो पॉजिटिव चार्ज को एक साथ लगाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एक ऐसा कंपाउंड आया जो न्यूट्रल हो, तो सर उसमें तो चार्ज कंजर्वेशन नहीं हो रहा है ना। बेटे इसमें क्या कहा है? किसका? यूनिवर्स का। आप एक बॉडी की बात कर रहे हो। अरे चार्ज वो कहां गया? कंजर्व ना हो ऐसा मैंने कब कहा? दूसरा एग्जांपल बताओ, कौन से एग्जांपल की बात कर रहे हो? मैंने जो बताया था आपको। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर अगर एक पार्टिकल है प्लस का और एक जो दूसरा पार्टिकल भी प्लस का है, ठीक है, ये दोनों जब आया सामने, हाँ ऐसे तो मैंने कहा था चार्ज दूर दूर हो जाते हैं, ऐसा ना? नहीं सर बोले ना बाद में जाकर ऐसा भी होगा कि ये दोनों मिक्स करके एक न्यूट्रल फॉर्म करेगा। दोनों मिक्स करके क्या बनाएगा? न्यूट्रल। नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं बनाएगा न्यूट्रल। मैंने कहा था कि अर्थिंग कर देंगे, तो किसी ने पूछा था क्या ये न्यूट्रल हो जाएगी, तो मैंने कहा था नहीं, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मैंने ये कहा था। अच्छा, ओके सर, ओके। क्यों हो जाएगी उसका रीजन मैंने दिया था कि इसका पोटेंशियल जीरो करना है। लेकिन कुछ भी हो, अरे नेगेटिव भी आया तो इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज अर्थ में गया होगा। क्या अर्थ यूनिवर्स का पार्ट नहीं है? है सर, है सर। तो यूनिवर्स चार्ज रहा तो यूनिवर्स में ही, यूनिवर्स से बाहर तो नहीं गया। नो सर। तो नेट चार्ज यूनिवर्स का तो कांस्टेंट रहेगा। यस सर, समझ में आ गया सर। क्लियर? सर न्यूट्रॉन वाला हम लोग को पढ़ना है आगे क्या सर? न्यूट्रॉन जो टूटता है सो वाला? हाँ, वो मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा बहुत पोर्शन आएगा उसका बेटा, ज्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा आएगा। ओके सर। चार्ज ऑन ए कंडक्टर, एक बेसिक चीज बता रहा हूं। पिछली क्लास में भी और आज की क्लास में भी मेनली कई चीजें ऐसी मिल रही हैं जो मैं कह रहा हूं अभी याद कर लो, धीरे धीरे रिजल्ट मिलेंगे उसके। कुछ के तो मिल गए होंगे, कुछ के और मिलेंगे। उनमें से ये भी है, एक कंडक्टर को, अगर एक कंडक्टर को मैं कोई भी चार्ज देता हूं तो वो चार्ज हमेशा कंडक्टर की आउटर सरफेस पर आ जाता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रुकता। वो सारा चार्ज बाहर आ जाएगा, चाहे मैं उसको पॉजिटिव दूं चाहे मैं नेगेटिव दूं। नोट कर ले अपने पास ये पॉइंट कि कंडक्टर को जब भी हम चार्ज देते हैं वो हमेशा उसकी आउटर सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है। उस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कभी कोई चार्ज नहीं रुकता एट स्टडी स्टेट। एट स्टडी स्टेट, या स्टडी स्टेट की बात की छोड़ो, एट स्टैटिक कंडीशन। एट स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन मतलब जब चार्ज मूव नहीं कर रहा, मींस जब रुक गया चार्ज मूव करना, उस समय आप देखोगे तो चार्ज सिर्फ कंडक्टर की सरफेस पे होगा। कंडक्टिंग मटेरियल में कभी कोई चार्ज नहीं रुक सकता। और इस क्वेश्चन का, इसका रीजन आप मेरे से पूछेंगे जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता चुका हूंगा। किसी भी कंडक्टर को चार्ज दो, वो हमेशा उसकी आउटर सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है। क्लियर? चार्ज सर नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर नेगेटिव दोगे तो भी आउटर सरफेस पे ही रहेगा, अंदर नहीं रहेगा। चार्ज हमेशा बॉडी कंडक्टर के आउटर सरफेस पे रहता है। सर स्टैटिक कंडीशन पे नहीं रहा तो?
स्टैटिक कंडीशन पे नहीं हो तो चार्ज अंदर मूवेबल हो सकता है, तो उसमें मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि अंदर नेट चार्ज हमेशा 0 होगा, हो भी सकता है नहीं भी। ओके सर। हटा दूं इसको? यस सर। यस सर। अभी तक की कई चीजें ऐसी थी जो क्लियर थी, मतलब याद करने वाली थी। अब कुछ ऐसी चीज आ रही है जो ऑलरेडी आप 11 में पढ़ चुके हो, उसी से लिंक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपने 11th में मास डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास की बात की थी, तो हमने मास को डिस्ट्रीब्यूट किया था 3-4 तरीके से। पहला लिए थे हमने पॉइंट मासेस, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट पॉइंट मासेस। यहां हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल की, यानी कि अलग अलग पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस दे रखे हैं M1, M2, M3, पॉइंट मासेस। लेकिन हमने वहां पे मासेस को डिस्ट्रीब्यूट किया था लेंथ वाइज, एरिया वाइज एंड वॉल्यूम वाइज। ध्यान है? यस सर। जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, उसी तरीके से चार्ज डेंसिटी भी डिफाइन की जा रही है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इवन सिंबल भी वही है, लैम्डा। वहां आप कह रहे थे मास पर यूनिट लेंथ, यहां हम कह रहे हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। वहां आपने बताया था सिग्मा को चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वहां कहा था मास पर यूनिट एरिया, यहां कह रहे हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। आपने वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी को कहा था मास पर यूनिट वॉल्यूम, हम कह रहे हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इवन सिंबल भी वही है, लैम्डा, सिग्मा, रो। तीनों याद आ रहे हैं? किए थे कुछ ऐसे? यस सर। जिस तरह से मास डेंसिटी डिफाइन की थी, बिल्कुल वैसे ही हमने डिफाइन किया है चार्ज डेंसिटीज, लैम्डा, सिग्मा, रो। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। याद रहेंगी ये? सर वो चैप्टर थोड़ा वीक था, बता दीजिए ना। सिंपल है बेटा, किसी एक लेंथ पे अगर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देता हूं, मान लो इसमें लेंथ L की है और मैंने Q चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया, तो इसमें कितने चार्ज पार्टिकल्स मैं लेके चल सकता हूं? इनफाइनाइट। तो मैं ये नहीं बता सकता कि किस पॉइंट पे कितना चार्ज है। तो इसमें चार्ज को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? चार्ज डेंसिटी की हेल्प से। हम ही बताते हैं कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो हमने टर्म डिफाइन की लैम्डा। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा। अरे L लेंथ पे चार्ज Q है, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज Q बाय L हो जाएगा। तो Q बाय L को हमने डिफाइन कर दिया लैम्डा, विच इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर? वो फर्स्ट चीज क्या लिखे हुआ है? डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल। डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल मीन जब हमारे पास पॉइंट चार्जेस होंगे, ये Q1 है पॉइंट चार्ज, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। लेकिन इन केसेस में आप पॉइंट चार्जेस को काउंट ही नहीं कर सकते कितने हैं। यहां तो बता सकते हो भाई 4 हैं। एक्सक्यूज मी सर, डिस्क्रीट चार्जेस जो पार्टिकल होंगे सर, वो मतलब फ्री एयर में होंगे सर, मतलब फ्री फ्लोटिंग होंगे सर। वो कैसे भी हो सकते हैं, फ्री हैं मूव करने के लिए या फिक्स कर रखे हैं, लेकिन पता है कि इस पॉइंट पे Q1 चार्ज है, इस पॉइंट पे Q2 चार्ज है, मतलब इस पॉइंट पे सरफेस पे नहीं है सर। कहीं सरफेस पे भी हो सकते हैं। मैं एक अगर इंसुलेटर मैं अगर मान लूं कि मेरे हाथ में ये फोन है, यहां पे प्लास्टिक की बॉडी इंसुलेटर है, और मैंने इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे Q1 चार्ज रख दिया, इस पॉइंट पे Q2 चार्ज रख दिया, मींस अलग अलग पॉइंट, और मैंने ऐसे 10 जगह रख दिया, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे 10 चार्ज पार्टिकल यहां इतने इतने पड़े हैं, मैं इनको काउंट कर सकता हूं। दिस इज डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक स्ट्रेट रॉड ले ली, कंडक्टिंग रॉड ले ली, और इसको Q चार्ज दे दिया, Q चार्ज इसमें स्प्रेड हो गया, अब किस पॉइंट पे कितना चार्ज निकाल सकते हो? यस सर। कैसे निकालोगे? किसने कहा यस? सर डिवाइड कर सर कैसे निकलेगा सर? सरफेस डेंसिटी इस पॉइंट पे कितना चार्ज? चार्ज फिक्स्ड है तो सर, चार्ज फिक्स्ड है तो हो सकता है ना सर, नंबर ऑफ चार्जेस से। बताओ। मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको 10 कूलम का चार्ज दिया, इसकी लेंथ 2 मीटर की है, 2 मीटर की लेंथ। देख लो जी एग्जांपल, ये मेरे पास एक स्ट्रेट वायर 2 मीटर की है, और मैंने इसे 10 कूलम का चार्ज दे दिया, जो इसकी पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कंडक्टिंग बॉडी थी, मैंने इस पे एक पॉइंट लिया, यहां पर इस पॉइंट पे कितना चार्ज? बोल नहीं सकते।
बता ही नहीं सकते। अच्छा ये तो बताओ, इस वायर में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो जाएगा तो। अब इस काम को आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। किसी का माइक ऑन है? एमडी सामी। इस 10 गुलाम को मुझे इनफाइनाइट पॉइंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 आएगा। कैसे कर दूं? कर ही नहीं पा रहा। नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में हम डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस को तो डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो चार्जेस को डिफाइन कैसे करेंगे? वो हम उनकी डेंसिटी की हेल्प से करेंगे। ऐसी बॉडीज जो लेंथ वाइज जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां पे हम लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। ऐसी बॉडीज जिसमें सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वहां पे एरियल डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी यूज कर लेंगे, सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। और कोई ऐसी बॉडी दे रखी है जो एक वॉल्यूम कवर कर रही है, उसमें चार्ज अंदर तक है, वॉल्यूम के अंदर तक चार्ज भरा हुआ है, तो उसमें चार्ज को हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी से। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? क्या ये बात सर इसका क्लियर? डेरिवेशन भी है क्या? कोई डेरिवेशन भी है डेरिवेशन क्या नहीं, सर? डिफाइन किए गए। डेरिवेशन का क्या मतलब इसमें? ये तो डिफाइन किया गया है। जैसे पॉइंट चार्ज डिफाइन करते हैं, वैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर दी, सिग्मा डिफाइन कर दिया, रो डिफाइन कर दिया। सर तो डेंसिटी आपने मास डेंसिटी पढ़ी थी, और 9th 6th 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ते हो? यस सर। यस सर। उस डेंसिटी का, यस सर। उस डेंसिटी का क्या डेरिवेशन है? सर बस सर डेरिवेशन सर इसका नहीं है, सर, ये लीनियर चार्ज standard है ना वो डेंसिटी, तो। सरफेस चार्ज डेंसिटी से। क्या चीज? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सर जैसे ग्रेविटेशन में हम लोग ये डेरिवेशन करते थे, वैसे इसमें डेरिवेशन नहीं है क्या? किसका डेरिवेशन करते थे? सर पॉइंट पार्टिकल का, लीनियर चार्ज, लीनियर मास का। अरे भाई ये gravitation निकालने के लिए। पोटेंशियल का था। अरे उनका यूज करके कुछ और ड्राइव करते थे ना। क्या आपने डेंसिटी ड्राइव की है? नो सर। ये तो डेफिनेशन है इनकी। चार्जेस को आप इन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, या तो डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस होंगे, या लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग, या सरफेस या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर मुझे पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं तो मेरे पास ये सिस्टम है। अगर एक मुझे लेंथ वाइज दे रखी है, स्ट्रेट वायर या एक रिंग दे दी जिसमें चार्ज दे दिया, तो मैं चार्ज कैसे डिफाइन कर सकता हूं? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर मुझे एक सरफेस दे दी, उसको चार्ज दे दिया, तो मैं चार्ज कैसे डिफाइन करूंगा? चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है। अगर मेरे को बॉडी दे दी, स्फेरिकल बॉडी दे दी, और उसको मैंने चार्ज दे दिया, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मैं उसमें चार्ज कैसे डिफाइन करूंगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से। इनके हेल्प से हम चार्जेस को डिफाइन करेंगे। सर तो चार्ज ऑन कंडक्टर हम इन तीनों में से किससे फाइंड करेंगे? क्योंकि वो चार्ज तो सरफेस पे होएगा। बेटा अगर चार्ज कंडक्टर पे है तो सरफेस पे होगा, लेकिन अगर मेरे पास बॉडी इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में तो चार्ज मैं पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। कंडक्टर को जब भी हम चार्ज, समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, सबको समझ में आना चाहिए बेटा। ये कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके सरफेस पे आ जाता है। लेकिन क्यों आ जाता है? क्योंकि उसमें चार्ज मूवेबल है, वो मूव कर सकता है। लेकिन अगर मैं इंसुलेटर को चार्ज दे रहा हूं, मैं लेता हूं, मेरे हाथ में ये रिमोट है, मैंने रिमोट के इस पॉइंट पे चार्ज रखा, तो वो यहीं पड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं यहां से, क्योंकि इस बॉडी के अंदर चार्ज मूव ही नहीं कर सकता। मैंने यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, मैंने इसके अंदर वॉल्यूम तक पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी तरीके से, तो जहां जहां मैंने दिया है वहीं पड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं। तो इंसुलेटर के केस में अगर मैं एक स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग बॉडी ले लूं, नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, तो मैं उसमें चार्ज को पूरे वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, क्योंकि जहां रखूंगा वहीं पड़ा रहेगा, हिल सकता नहीं, वो मूव करने की जगह ही नहीं, मतलब कोई पाथ ही नहीं जहां पे वो मूव कर सके। सर लेकिन उसके अंदर तो दे नहीं पाएंगे, मतलब उसके अंदर क्यों नहीं दे पाएंगे भाई? तो क्योंकि उसके अंदर तो हम लोग मतलब अटैच ही नहीं कर सकते ना उसका, मतलब जो वॉल्यूम के अंदर बोलो। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, प्रोसेस है हमारे पास ऐसे। हम किसी भी मटेरियल के अंदर तक चार्ज को प्रोवाइड कर सकते हैं। समय इंसुलेटर में बोल। हाँ हाँ, इंसुलेटर में ही। एक्चुअल में किसी भी एटम में कितना स्पेस खाली होता है, क्या इसका आइडिया है आपको? नो सर। सर 2/3 n0 है। 2/3 n0। n0 क्या है ये? एवोगाड्रो नंबर। ये क्या है फिर? ये 2/3 n0 क्या मिला मतलब? मतलब जितना स्पेस एम्प्टी है उसमें एटम में। 2/3 n0 स्पेस कैसे हुआ? स्पेस तो वॉल्यूम बताओगे ना कुछ, ये कितने परसेंटेज?
पैकिंग एफिशिएंसी। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट, एक सिंपल सा फंडा समझो जरा। हम किसी भी चीज को कंडेंस कर सकते हैं, जैसे एयर भी है, तो एयर में तो आपने पता है कि गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अगर मैं इसे कंप्रेस करूं तो मॉलिक्यूल पास आते हैं। आपके घर में एलपीजी यूज होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज करते हो घर में, पेरेंट्स तो यूज करते ही होंगे। वो क्या चीज है? गैस ही है, लेकिन उसे कंप्रेस करके लिक्विड बनाया गया है, और कंप्रेस करके चीजों को एक हाई प्रेशर पे हम उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस सर। ठीक, यस सर। एयर से सॉलिड बन गया। एक ना बहुत पहले एक्सपेरिमेंट होना था, जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपने पढ़ा होगा कि गोल्ड पार्टिकल के बारे में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, कोई गोल्ड पार्टिकल डिस्कवर करने के लिए। सुना है कभी? गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, घोस्ट नहीं, गॉड पार्टिकल। हाँ सर, हाँ सर, नाम सुनो, छोड़ो सर, नहीं सुने। एक एक्सपेरिमेंट होने वाला था बहुत पहले, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है ये, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट रोक दिया गया था। उसका लॉजिक ये था कि उस एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट ये एनालाइज किया गया, ऐसा हो सकता है कि उस पार्टिकल की डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि वो आसपास के पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हुए अपनी डेंसिटी और इंक्रीज करता रहे, और हो सकता है विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मूवमेंट, ये पूरी अर्थ इंक्लूडिंग अस एक 1 मीटर के स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगी। पूरी अर्थ एक 1 मीटर के स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी थी। ये पूरी कैलकुलेशन के बाद ही हुई होंगी, यानी कि हम पूरी अर्थ को एक 1 मीटर का स्फीयर अगर बनाना चाहें तो बन सकता होगा। इसका मतलब एक्चुअल में हर सॉलिड के अंदर भी बहुत ज्यादा स्पेस है। न्यूक्लियस, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बीच में बहुत स्पेस होता है। यस सर, स्पेस तो है। तो चार्ज अंदर क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है सर। तो चार्ज को आप कहीं भी पहुंचा सकते हो, इंसुलेटर के अंदर वॉल्यूम तक पहुंचा सकते हो बेटा। क्लियर है? यस सर। चलो, अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट? नो सर। बिल्कुल नहीं। अभी तक तो सब जनरल बातें चल रही थी। अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक। अभी तक तो जनरल चार्जेस। हाँ बेटा, कोई पूछ रहा था कुछ? सर मैं पूछ रहा था कि अगर इंसुलेटर में अगर चार्ज मूव नहीं कर सकता तो फिर उसमें इंडक्शन कैसे हो रहा था? फिर करेंगे बेटा, पोलराइजेशन होता है, डिस्कस करूंगा, बिल्कुल बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है सर। सर आपने एक्सपेरिमेंट का कौन सा नाम बताया था? वो उसमें एक्सपेरिमेंट तो एक्चुअली साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हो रहा था, जो लगभग 10 किलोमीटर बड़ा था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हुआ था गोल्ड पार्टिकल को सर्च करने के लिए। अच्छा सर, अगर ऐसा हो जाता तो अर्थ तो फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता ना? बिल्कुल, आपको पता भी नहीं चलता आप कब गायब हो गए। सर ब्लैक होल और गॉड पार्टिकल में अंतर क्या था सर? सर अब 20 साल पहले तो हम लोग थे भी नहीं सर। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लें। हाँ चलो, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला मेन टॉपिक कूलम्ब्स लॉ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पढ़ा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, बिल्कुल वैसा ही है। ये क्या कहता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास हैं, दो पॉइंट चार्जेस लिए हैं मैंने Q1 Q2, और उनके बीच में डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, डिपेंड करता है कि चार्जेस सेम पोलरिटी के हैं या अपोजिट पोलरिटी के हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्रेविटेशन में था, बस वहां पे M1 M2 था, यहाँ पे Q1 Q2 है। इनको कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, ग्रेविटेशन में कांस्टेंट लगा था G, यहां पे जो कांस्टेंट लगता है उसको जनरली हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल K से, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एक्चुअल में ये जो K है, इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात कर रहा हूं एयर की और वैक्यूम की, अगर मैं एयर या वैक्यूम की बात कर रहा हूं तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। यानी कि फॉर्मूले को एयर या वैक्यूम के लिए मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
ये बार बार लिखने में हमें परेशानी होती है, इसलिए इसको हम K से लिख देते हैं, लेकिन पूरा फॉर्मूला जो है वो ये है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R। ठीक है, और इसमें जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू भी याद रखनी है, 9 × 10⁹ ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। यूनिट इससे निकाल सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अभी तक तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे ग्रेविटेशन में था, बस सिंबल चेंज हो गए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जगह पे एक नया कांस्टेंट आ गया है जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। जरा इसको कंपेयर करो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी? 6.67 10⁻11 और यहां पे 10⁻9, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा? 20 गुना। 10⁻20 गुना नहीं, 10⁻20। हाँ, और इसमें जो ये टर्म है एप्सिलॉन नॉट, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और अप्रोक्सीमेटली एयर। जनरली हम एयर की और फ्री स्पेस की परमिटिविटी सेम लेके चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, लेकिन हम थ्योरेटिकली यही लेके चलेंगे कि दोनों की सेम है। एयर और फ्री स्पेस की परमिटिविटी हम सेम लेके चलेंगे, और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी को पता है? 8.87 या 8.85? 8.85 इंटू 10⁻12, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये परमिटिविटी है क्या? थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, बहुत डिटेल नहीं। परमिटिविटी आप इस तरह सोच सकते हो कि ये मीडियम के इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर को डिफाइन कर रही है, कि एक पर्टिकुलर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा, ये डिफाइन करती है परमिटिविटी। हर मीडियम की अपनी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, हर मीडियम की अपनी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जिसको हमने नाम दिया है परमिटिविटी। फ्री स्पेस की और एयर की तो ये है, मीडियम चेंज करेंगे तो कुछ और आ जाएगी। हम मीडियम का इफेक्ट भी देखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यहां तक क्लियर है? परमिटिविटी एक बार दोबारा बताइएगा सर। परमिटिविटी आप इस तरह सोच सकते हो कि हर मीडियम के बारे में बता रही है कि उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर को डिफाइन करने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है, दिस इज परमिटिविटी, कि उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर कितना स्ट्रांग कितना वीक है, ये कौन बताएगा? उस मीडियम की परमिटिविटी। यानी कि परमिटिविटी हर मीडियम की अपनी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो हम चेंज नहीं कर सकते। हर मीडियम के लिए अपना है, एयर की अपनी है, एयर की बजाय वाटर में रख दूंगा तो कुछ और आएगी, कोई और मीडियम ले लेता हूं तो चेंज हो जाएगी। ठीक है सर एयर और फ्री स्पेस में फर्क क्या होता है बेटा? एयर और फ्री स्पेस में फर्क क्या होता है? एयर और फ्री स्पेस का मतलब तो हो गया वहां पे एयर भी नहीं है, वैक्यूम। फ्री स्पेस तो उसी को कहते हैं जहां पे एयर भी नहीं है। लेकिन जैसे हम लाइट की स्पीड लेके चलते हैं, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? कम हो जाती है। एक्चुअल में तो कम हो जाती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली तो हम वही लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस सर। लगभग फ्री स्पेस। और लाइट है क्या एक्चुअल में? लाइट एक्चुअल में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव है लाइट, कभी सुना है? यस सर। यस सर। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से वो वेव चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज वैक्यूम में और एयर में, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वैक्यूम में और एयर में नियरली सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली सेम ही लेके चलेंगे। इसलिए यहां पे लिखा होता है, जो हम परमिटिविटी डिफाइन करते हैं या जो के की वैल्यू डिफाइन करते हैं 9 × 10⁹, ये फ्री स्पेस और एयर दोनों के लिए यूज करते हैं। क्या ये बात क्लियर? सर हाँ बेटा। सर सीजीएस में K1 लेते हैं ना? बिल्कुल K1 लेते हैं, पर हम सीजीएस में काम ही नहीं करेंगे।
हम तो ऐसा ही में ही काम करेंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। परमिटिविटी आपने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हर मीडियम में अलग अलग होगी, अगर हमने चार्ज को मूव करा दिया तो सेम रहेगी। बेटा चार्ज किसी मीडियम में चार्ज है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस मीडियम की तो अपनी प्रॉपर्टी होगी, ये उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। अच्छा ये बताओ, एक सुनो एक लाइट आ रही है एयर से और ग्लास में एंटर कर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। हाँ सर। यस सर, यस सर, कितना बैंड होगी वो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। यस सर। मान लो लाइट आई नहीं रही, रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रही, तो क्या उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म हो गया? खत्म तो नहीं अरे होगा। उसकी अपनी प्रॉपर्टी है वो, तो ऐसे ही परमिटिविटी उस मीडियम की प्रॉपर्टी है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर देखोगे उसके अंदर का, तो वो डिफाइन करने के लिए हमने उस टर्म को डिफाइन किया है परमिटिविटी को। चार्ज है नहीं है, निकल गया चला गया, क्या फर्क पड़ रहा, उसकी अपनी मीडियम की प्रॉपर्टी है। क्या ये बात क्लियर? सॉलिड में परमिटिविटी घटेगी कि बढ़ेगी? सॉलिड में देखो सॉलिड लिक्विड से हमें यहां पे कुछ नहीं कहेंगे, यहां हम बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की। तो अभी हमें उतनी डिटेल में भी नहीं जाना, हमें कोई रिसर्च नहीं करनी अभी तो हमें सिर्फ वो चीजें पढ़नी जो हमारे काम की हैं। आपको हर मीडियम की परमिटिविटी जो चाहिए होगी वो गिवन होगी, आपको कैलकुलेट नहीं करनी, या वो निकालना होगा तो बाकी डाटा दे रखा होगा, आराम से निकाल पाओगे। तो अभी तो सिंपल ये ध्यान रखना कि परमिटिविटी एक्चुअल में मीडियम के इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर को डिफाइन कर रही है। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी उस मीडियम के इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर को डिफाइन कर रही है। लक्ष्य कुछ पूछना चाह रहे हो? सर एयर और वैक्यूम जो है हमारे पास, इसमें से अगर हमें क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से किसकी परमिटिविटी ज्यादा है, क्योंकि इसका तो हमें डाटा नहीं दिया होगा ऑब्वियसली बात हाँ, है। एयर की परमिटिविटी ज्यादा होती है। ओके सर, उससे फोर्स का फर्क आ जाएगा ना? बिल्कुल, जैसे जैसे परमिटिविटी बढ़ेगी फोर्स कम होगा, ठीक है। और जैसे हम किसी और मीडियम में जाएंगे परमिटिविटी और इंक्रीज हो जाती है। सबसे कम परमिटिविटी जो होती है वो वैक्यूम की होती है, मींस फ्री स्पेस की होती है। ओके सर। सर सर अगर हम दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स ले लेते, स्फीयर बॉल्स मान लीजिए, एक में 1 कूलम है, एक में -1 कूलम चार्ज है, ठीक है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और सर अब मैं बीच में अपना हाथ रखूं तो अगर के की वैल्यू डालें तो सर तो बहुत ज्यादा न्यूटन की फोर्स होगी, मेरा तो हाथ फट जाएगा। अरे क्यों? सर के की वैल्यू की मैग्नीट्यूड 10 की पावर 9 पे जा रहा है ना। अच्छा वो फोर्स तेरे हाथ पे क्यों लगेगा? तेरे हाथ में चार्ज है कोई है? अट्रैक्शन हो रहा होगा ना दोनों में। अरे तो दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, तूने तो हाथ बीच में रख दिया, तेरे हाथ पे फोर्स क्यों लगेगा? वो उसका फोर्स उस पे लगेगा, तेरे पे क्यों लगेगा? तो सर जब आपस में आएंगे तो मेरा हाथ बीच में आ जाएगा ना रास्ते। अच्छा वो आके टकराएंगे तो होगा ना? हाँ सर। वो टकराने के बाद तेरे पे कितनी चोट लगाएंगे वो तो उनके मासेस पे भी डिपेंड करेगा, उनको एक्सट्रैक्शन कितना मिल रहा है उस पे भी डिपेंड करेगा, उनके चार्जेस कितने थे उस पे भी डिपेंड करेगा। सर लेकिन उधर लिखा है ना बहुत ज्यादा फोर्स है। हाँ चार्ज फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अगर मैं दो बॉडीज देता हूं, दोनों 1 kg ले लूं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दूं, फोर्स निकाल लो। 1 kg की जगह 1 कूलम चार्ज ले लो, 1 मीटर के डिस्टेंस पे निकाल रख दो, अब फोर्स निकाल लो, तो फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन एक्चुअल में 1 कूलम कोई छोटा चार्ज नहीं है, ये बहुत बड़ा चार्ज है। अच्छा 1 कूलम अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज है। हम जनरली चार्जेस को माइक्रो कूलम में यूज करेंगे। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम तो मैंने आपको चैट में मैसेज दिया है। क्वेश्चन है बेटा? सर मेरा नेट लो है, इसे क्वेश्चन परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए चेंज होती, परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए चेंज होती हर मीडियम में, बट अगर हम चार्ज को मूव कर दें तब भी परमिटिविटी चेंज होती क्या है? मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। जो मैं समझ पा रहा हूं कि अगर मैं मान लूं कि इस सरफेस के नीचे वाटर है, ऊपर एयर है, मैंने यहां पर चार्ज पार्टिकल रखा और आप कह रहे हो उस चार्ज पार्टिकल को मैं वाटर के अंदर ले जाऊं, आप इसी की बात कर रहे हो धीरज? नो सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हर मीडियम में चेंज होती है,
बट अगर हमने है ना चार्ज को मूव करवा दिया तो परमिटिविटी चेंज होगी कि नहीं होगी? परमिटिविटी है, परमिटिविटी है क्या? तो अभी तक क्या समझा परमिटिविटी का, ये बताओ पहले तो। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है। मैंने वही बताया, उसमें चार्ज है नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे उस मीडियम की प्रॉपर्टी है परमिटिविटी। आपने उसमें चार्ज रखा या चार्ज को मूव करा दिया, उसकी परमिटिविटी क्यों चेंज होगी? या चार्ज रखा ही नहीं तो भी उसकी परमिटिविटी क्यों चेंज होगी? परमिटिविटी तो उस मीडियम की अपनी प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी बताया। उसके लिए उसमें चार्ज होना है या वो मूव कर रहा है, वो रेस्ट में है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस मीडियम की अपनी एक परमिटिविटी है। सर मैं समझ रहा था चार्ज की परमिटिविटी होती है। मीडियम की परमिटिविटी है, मीडियम की, चार्ज की नहीं है। ओके सर, थैंक यू। वो ऐसा मीडियम, जैसे हम साउंड की बात करते हैं, किसी का माइक ऑन है, साउंड की बात करें तो मैं बता कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। एयर में साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड होती है। अगर मैं किसी सॉलिड की बात करूं, स्टील, स्टील में लगभग साउंड की स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, ज्यादा होती है। अब ये साउंड की स्पीड किस मीडियम में कितनी होगी, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? क्या साउंड की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? नो सर, नहीं, वो उस मीडियम की अपनी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ऐसे ही हर मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर कैसा है, ये उसकी परमिटिविटी पे डिफाइन करेगा। उसके अंदर आपने चार्ज रखा है, रेस्ट पे है, मूव कर रहा है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसको मैंने कहा है परमिटिविटी। क्या आप क्लियर? यस सर। अभी तक आपने 11th में लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, एफबीडी बनाए थे, फोर्सेस दिखाए थे। हाँ बेटा, कोई पूछ रहा कुछ, बोलो। सर ये पूछा था कि परमिटिविटी जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करती है, लेकिन किस तरह से करती है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। डेंसिटी पे डिपेंड करती है, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करती है, उसके अंदर फ्री चार्जेस है कि नहीं है उन पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स करते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। मास पर करती है? किसके मास पर? सिस्टम के मास पर। कौन से? मीडियम के मास पर? यस सर। मीडियम के मास पे नहीं, मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। मास तो मैं चेंज कर सकता हूं, मैंने प्लास्टिक का इतना पीस लिया या मैंने उसी मटेरियल का इतना बड़ा पीस ले लिया, अरे मटेरियल तो वही है, मास तो बढ़ा दिया, लेकिन उसमें परमिटिविटी तो सेम रहेगी। मैंने एयर ली, इस रूम वाली एयर को ही मैं कंसिडर कर रहा हूं, और मैंने क्या किया, पूरे अपने एरिया की एयर को कंसिडर कर लिया, तो मास बढ़ गया, लेकिन क्या परमिटिविटी चेंज हुई? मास पे कैसे कह सकते हो, डेंसिटी पे कह सकते हो। किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, ये हमारे लेवल से ऊपर है, अभी हमने उनके बारे में नहीं पढ़ना। सिंपल ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी डिफाइन की गई है मीडियम के लिए, जो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर को डिफाइन कर रही है। चलो, अभी तक हमने बात की है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग एक नया फोर्स का फॉर्मूला हमें मिल गया है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। अभी तक जब हमने, आपको ध्यान है 11th में लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, तो हमने बेसिक फोर्सेस से स्टार्ट किया था। सबसे पहले बात की थी हमने वेट की, फिर नॉर्मल रिएक्शन, फिर टेंशन, फिर फ्रिक्शन आ गया था, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया था, कुछ नए नए फोर्स आते गए, हम एफबीडी में उनको इंक्लूड करते गए। अब हमने एक नया फोर्स और पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू निकालनी हमें आती है। बस वही काम जो 11 में किया था, सब कुछ वैसा ही करना है, बस इस नए फोर्स को और इंक्लूड कर देना है, बाकी सारा काम वही 11th वाला चलेगा, कुछ नया नहीं है। ठीक, जो मैंने इंफॉर्मेशन यहां लिखी है, ऐसी ही कुछ इंफॉर्मेशन आगे दे रखी है, ये आपको मिल जाएगी, वही चीजें सेम जो मैंने बताई थी, नोट्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगी। ठीक है? यस सर। कुछ ये वही डाटा है जो लिखा हुआ है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 11 में यूनिट डायमेंशन पढ़ा था, तो उससे आराम से निकाल सकते हो। ये कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना बेटा, नहीं समझ में आए तो। ये वाला पार्ट हम जनरली यूज नहीं करेंगे, सीजीएस में आने के चांस बहुत कम है। आ जाए तो मैंने लिख दिया है कि सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है, फॉर्मूला ये बन जाता है, फोर्स की वैल्यू डाइंस में निकलती है। ठीक, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें एसआई सिस्टम ही यूज करना है मैक्सिमम क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो। सर सीजीएस में कूलम का क्या
होता है मतलब कूलम का होता है स्टेट कॉलम। नहीं, स्टैट कूलम भी कहते हैं, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। ओके सर। लाइक ईएमयू करके भी कुछ होता है ना, ईएमयू। ईएमयू, ईएमयू की बात कर रहा है सर, ईएसयू किसकी? ईएसयू की बात कर रहा है सर वो। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हाँ सर वो कुछ और ही कह रहा था। हाँ, आप ध्यान रखो, सीजीएस में हम स्टैट कूलम की बात करते हैं बेटा, लेकिन उसकी रिलेशन एग्जैक्टली देखनी पड़ेगी कि मुझे याद नहीं है। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टार्ट कूलम। हाँ, वो देख लो, क्योंकि अब आज तक जरूरत पड़ी नहीं तो याद भी नहीं रहता। कूलम में ही आएगा आपके पास जो भी आएगा। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात कर रहे हो? क्या कह रहे थे? मुझे समझ नहीं आई, किसने कुछ कहा बच्चे ने? सर कूलम का सर सीजीएस यूनिट सर पूछ रहे थे। सीजीएस यूनिट याद रखो, स्टैट कूलम बेटा। ओके सर। हाँ बेटा। डायमेंशनल फॉर्मूला के का या फिर एप्सिलॉन नॉट का है? डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला ये तो लिखा ही नहीं इसमें, एप्सिलॉन नॉट का है बेटा, एप्सिलॉन नॉट का है। ओके सर। क्योंकि एम नेगेटिव में आ रहा है ना, तो फोर्स की यूनिट तो नीचे चलेगी, ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला है। एप्सिलॉन नॉट जब निकालोगे तो फोर्स नीचे आएगा, फोर्स का होता है mlt-2, तो m नेगेटिव में आ रहा है और तो कहीं m आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ओके सर। अब आ जाओ, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। बहुत सिंपल सा, वही पुराना कंसेप्ट है, बस हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ध्यान रखना है, जिसकी कैलकुलेशन हमें करनी आ गई है। फॉर्मूला हमें मिल गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 अपॉन r²। देखिए एक एक क्वेश्चन थोड़ा सा। फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन एयर। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कि करने की जरूरत है, आप कर लोगे। 9 × 10⁹ हाँ, f की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹ इंटू q1 q2 अपॉन r², न्यूटन। यस सर। इजी। यस सर। ऐसे क्वेश्चन को तो हम छोड़ें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू, हाँ ये फटाफट आंसर चाहिए मुझे 30 सेकंड के अंदर, जल्दी से पढ़ लें इसे। सर सेम, फोर्स विल रिमेन सेम। एक आंसर तो आ रहा है सेम, सभी का आंसर सेम आ रहा है। फिर देख लो। हाफ सर सेम ही होगा, सेम रहेगा भाई। F इज इक्वल टू है K Q1 Q2 अपॉन r²। इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया और R को भी डबल किया, तो r² मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। ऊपर भी 4 का फैक्टर, नीचे भी 4 का फैक्टर, कैंसिल होके वापस वही आ जाएगा आंसर, यानी कि सेम। कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। A particle of mass m carrying charges q1 is revolving around a fixed charge minus q2 in a circular path of radius r. Calculate the period of revolution of its and its speed also. कर सकते हो क्वेश्चन? पुराना सब कुछ 11 का है। जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तभी मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उसे हमेशा एक फोर्स की जरूरत पड़ती है जो टुवर्ड द सेंटर लगता है, जिसको हमने नाम दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमेशा mv²/r होती है, लेकिन उसकी फॉर्म कुछ भी हो सकती है। टेंशन हो सकती है, टेंशन का कंपोनेंट हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है, लेकिन जो भी फॉर्म हो उसकी वैल्यू तो फिक्स है mv²/r। तो उस कॉन्सेप्ट से क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो? यस सर। जल्दी से निकालो, जल्दी से। फिर मैं निकालूंगा, आपने मैच करना है। फटाफट अपनी कॉपी पे कर डालो इसका सॉल्यूशन। सर t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m। r की पावर 3/2। बाहर है r? हाँ बाहर है। r की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट k q1 q2।
देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q1 इज रिवॉल्विंग अराउंड ए फिक्स्ड चार्ज माइनस q2। यहां सेंटर पे रखा हुआ है माइनस q2 और ये q1 इसके अराउंड घूम रहा है और मुझे टाइम पीरियड निकालना है और इसकी स्पीड निकालनी है। तो इसका अगर मैं FBD कंप्लीट करूं तो FBD के अकॉर्डिंग यहां लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑटो के फोर्स नहीं होगा, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यस सर। यानी कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय R। एक R कैंसिल और हमें निकालना है अगर यहां पे V, स्पीड भी पूछी है उसने, तो V तो निकल जाएगा हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R इंटू M का अंडर रूट। यस सर। और V निकल गया तो टाइम पीरियड पूछा था, टाइम पीरियड तो आराम से निकाल सकते हैं, 2 पाई R बाय V से भी निकाल सकते हैं, और ओमेगा निकालने तो 2 पाई बाय T भी कर सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट हमें आते हैं। तो 2 पाई R बाय V का मतलब अंडर रूट ऑफ K Q1 Q2 और ऊपर अंडर रूट MR। तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही आ रहा है बेटा टाइम पीरियड का। ये सर। क्या सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आज क्या थर्सडे फ्राइडे आज थर्सडे। फ्राइडे को आपकी कोई शेड्यूल क्लास नहीं है, लेकिन मैं अपनी एक एक्स्ट्रा क्लास रख रहा हूं सैटरडे को फिजिक्स की एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाएंगे बेटा, आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे या मैं आपको इन्फॉर्म करवा दूंगा सेंटर के थ्रू। जो भी काउंसलर आपसे कनेक्टेड हैं वो आपको बता देंगे। सैटरडे की क्लास एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ अच्छी प्रैक्टिस हमें करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेकर, ठीक। लेकिन उसके लिए आप एक काम करेंगे, 11th में जो मैकेनिक्स पढ़ी है थोड़ा बहुत उसको रिवाइज कर लेंगे, वेक्टर्स को और खासकर लॉज ऑफ मोशन को, ठीक है? यस सर। फ्लूइड मैकेनिक्स में 11th में काफी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड? यस सर। जैसे किसी भी फ्लूइड के अंदर 2 चार्ज स्फीयर्स को इमर्स कर दिया, उसके अंदर फोर्सेस वगैरह, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछते थे सर उसमें। वो फिर फ्लूइड का क्वेश्चन नहीं है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही क्वेश्चन है सर। 11th में दे रखा था टेस्ट में था? यस सर। स्कूल में आया था? नहीं सर, जो जेई का कोर्स ज्वाइन कर रखा था पिछले साल उसके अंदर डाल अच्छा, रखा था। तो गलती से किसी टीचर ने डाल दिया होगा। एक्चुअली वो क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही हो गया, वो आज हम करेंगे उसको भी। हम आज की क्लास में कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो? नो सर। सब आ गया। नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करके आना है ये समझ में आ गया है। लॉज ऑफ मोशन रिवाइज कर लेना, वेक्टर्स रिवाइज कर लेना, और अभी तक का जो क्वेश्चन इसमें पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। हेलो।